जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है वो 100 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट है। तो आप लोग जो है दोस्तों बनाइए और लास्ट में कमेंट करके अपना मार्क्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपकी पता चल सके कि तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ईचागढ़। याद रखिएगा ईचागढ़ झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है और जहाँ से देखें तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार के किस सूबेदार को जहांगीर ने फात जंग की उपाधि दी थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम खां। याद रखिएगा इब्राहिम खां ने जहांगीर के आदेश पर कोकरा पर आक्रमण किया और दूजन शाह को बंदी बना लिया। जहांगीर ने इब्राहिम खां को पुरस्कृत करते हुए 4 हजारी मनसबदारी भी बनाया और उसे फात जंग की उपाधि भी दी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जंगल महाल की सिपाही को वेतन के बदले जमीन दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि जंगल महाल जो होते थे यानी चुआर, जहाँ के स्थानीय जमींदार जो है वहाँ के पाइक यानी सिपाही काम करते थे, यानी कि जो जमींदार के यहाँ सिपाही काम करते थे दोस्तों उसको पाइक कहा जाता था और उनको वेतन के बदले जो है पाइकन ज़मीन दिया जाता था। याद रखिएगा उनको वेतन के बदले जो ज़मीन दिया जाता था उसी ज़मीन को कहा जाता था पाइकन ज़मीन कहलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहे जाने वाले बूढ़ाघाघ जल या लोधाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बूढ़ाघाघ जो है दोस्तों ये लातेहार जिला में स्थित जलप्रपात है और ये देखें तो लातेहार जिला से अगर देखें तो 14 किलोमीटर दूर महुआ डाँड़, वहीं पर देखें तो उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग देखें तो 137 मीटर है। ये उत्तरी कोयल नदी जो हो जिसके किनारे आपका डाल्टनगंज शहर बसा हुआ है और गढ़वा और डाल्टनगंज के बहुत हद तक सीमा रेखा भी निर्धारित करती है बहुत जगहों पर। और इसी पर देखें तो जो कुटकू डैम परियोजना है जिसको मंडल डैम परियोजना भी कहते हैं, ये गढ़वा जिला में संचालित परियोजना है। तो इसी अगर देखें तो नदी पर ये परियोजना जो है अभी अर्ध लटकी हुई है, यानी कि पूर्ण रूप से अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, बहुत दिनों से बंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है। तो तसर उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें दोस्तों तो भारत में झारखंड का जो है वो पहला स्थान है। यहाँ बात करें दोस्तों तो पूरे भारत देश में अगर देखें तो झारखंड जो है 60% तसर का उत्पादन करती है। इसके लिए देखें तो जंगल का अधिक घनत्व होने के कारण यहाँ पर तसर उत्पादन आसानी से हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि साल के बीजों से तेल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो साल के फूलों को सरई, फूलों को जो होता है दोस्तों सरई कहते हैं, उसी के अंदर देखिए तो छोटा छोटा फल होता है जिसे सरई बीज कहते हैं और इसी के बीज से तेल निकालता है उसे कहता है कुजरी तेल कहते हैं। याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कुजरी तेल। जो साल वृक्ष हमारे राजकीय वृक्ष भी है जिसे सखुआ वृक्ष भी कहते हैं, सरई वृक्ष भी कहते हैं, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय लाह अनुसंधान क्षेत्र झारखंड में कहाँ स्थित है। तो भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना अगर देखें तो 1925 ईस्वी में रांची के नामकुम में, अगर रांची अगर दे दिया तो अच्छा है लेकिन ज़्यादातर जगह पूछता है, तो याद रखिएगा रांची के जो नामकुम एरिया है दोस्तों जहाँ पर जेएसएससी का ऑफिस है वही एरिया में देखें तो आपकी भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और लाह उत्पादन की दृष्टिकोण से अगर बात करें दोस्तों तो रांची जो है जिले का अगर देखें तो प्रथम स्थान आता है। अब अगर देखें तो जिले में रांची के जगह में रांची से अलग हो गया खूंटी, तब यहाँ पर नाम आता है आपका खूंटी। तो याद रखिएगा अगर करंट में अगर खूंटी ऑप्शन में ना रहे तो रांची मारिएगा और अगर जगह की बात करें दोस्तों तो ये टोरी चंदवा, आपको पता है लाह उत्पादन में टोरी जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है जगह के आधार पर, लेकिन जिला पूछेगा तो आपको कहाँ मारना है, खूंटी मारना है। खूंटी ऑप्शन में ना रहे तो अगर उसमें अगर पुराने क्वेश्चन रहेगा तो रांची रहेगा तो रांची कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हिंडाल्को किस समूह के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। तो हिंडाल्को जो है दोस्तों ये समूह के अंतर्गत अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि हिंडाल्को जो है बिरला समूह के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा हिंडाल्को समूह के अंतर्गत जो है अलोह धातुएं आती है। इसका निर्माण स्थल अगर मुख्य रूप से देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में है और हिंडाल्को समूह जो है वो बिरला समूह के अंतर्गत ही काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी देखिएगा दोस्तों कि एससी वाले 4 जिले का नाम हम बता दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो आपका चतरा ध्यान में रखिएगा। चतरा के बाद देखिए दोस्तों तो पलामू आता है, पलामू के बाद गढ़वा, इसके बाद लातेहार
और चतरा में अगर पूरे बात करें दोस्तों तो 32% यहाँ पर जितनी आबादी है उसमें से अनुसूचित जाति यानी एससी के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है। तो ये ध्यान रखने का कि बिंदु धाम जो मेला है दोस्तों ये लगता है साहेबगंज में। और साहेबगंज से अगर बात करें तो 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ में प्रतिवर्ष चैत महीने के शुक्ल पक्ष के नौमी से लेकर के पूर्णिमा तक लगने वाले मेला को बिंदु धाम मेला के नाम से जाना जाता है और यह प्रसिद्ध भी है। और यहाँ में देखिए तो माँ विंध्यवासिनी की जो है अति प्राचीन शक्तिपीठ है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो भारत में आने का सही कालानुक्रम की अगर बात करें दोस्तों तो इसको इस तरह से देखिए। सबसे पहले का आती है नगर संस्कृति यानी कि हड़प्पा संस्कृति क्या थी, एक नगरीय संस्कृति थे, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर पहले। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो आपका है लोह का हल मिलता है, यानी लोहे का हल मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप जैसे वैदिक वगैरह काल में चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हड़प्पा संस्कृति में लोहे के ज्ञान के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो इसके बाद नगर संस्कृति के बाद लोहे का हल, लोहे के हल के बाद देखिए दोस्तों कि आहत मुद्रा चांदी के सिक्के प्राप्त होने लगते हैं। इसके बाद फिर सोने के सिक्के, जो आपको पता होगा सोने के सिक्के कनिष्क वगैरह के काल ने चलवाए थे। तो इस तरह से अगर पूरे देखिए दोस्तों तो इसका आंसर जो है डी जो है वो सही हो जाएगा। पहले आता है नगर संस्कृति, फिर लोहे के हल, इसके बाद आहत मुद्रे या चांदी के सिक्के, इसके बाद सोने के सिक्के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म को पता होगा कि ये अगर देखें तो चतुर्थ संगीति का आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। और उस समय अगर देखें तो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, और कनिष्क के ही शासन काल में यह किया गया था। और इसकी संगति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, वसुमित्र ने की थी। और इस संगति में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। और महायान वालों ने ही बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा इस सब चीज़ों को कि महायान ने जो है बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा जो है वो आरंभ की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा वराह के अवतार को। याद रखिएगा कि धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर देखिए तो भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया था। और वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार से है कि पुरातन समय में दैत्य जो है वो हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए थे। और भगवानों के आग्रह पर ही वराह ने पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया था और अपनी थूथली की सहायता से जो है पृथ्वी की ढूंढ लिया और समुद्र के अंदर जाकर के अपनी दांतों पर रख कर वे पृथ्वी से देखें तो बाहर ले आए और फिर देखें हिरण्य का वध किया। तो इस तरह से एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो प्रारंभिक गणतंत्र में बताना है दोस्तों कि इसमें कौन नहीं था। तो इसमें दिखाया गया जो अयोध्या था ये नहीं था, जबकि शाक्य भी था, लिच्छवी भी था। यहाँ पर अयोध्या जो है प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं आता है। यानी आरंभ के अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद की खोजों ने यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत में राजतंत्र के साथ साथ गण अथवा संघ राज्य का भी अस्तित्व था। और सर्वप्रथम 1930 यानी 1903 ईस्वी में देखिए दोस्तों तो रिज डेविड्स ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए लिखा कि गणराज्यों की खोज की। और बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्य का अस्तित्व का प्रमाण मिलते हैं जो निम्नवत थे। जैसे कि आपको पता होगा कि कपिलवस्तु का शाक्य, फिर कहता सुमासगिरी का भाग्य, इसके बाद अकल्प्य का बुल्ली, इसके बाद केशपुत का कलाम और रामग्राम के कोली। तो इस तरह से कुशीनारा कम्बल जो लिच्छवी वगैरह चढ़ते हैं, वैशाली का लिच्छवी, तो ये सब भी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये बाद में गणराज्य के रूप में भी देखा गया था जिसकी खोज 1903 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विक्रम एवं सप्त संवतों में कितना अंतर है, यानी कितने वर्षों का अंतर है विक्रम एवं शक संवत दोनों में देखा जाए तो आपको पता होगा दोस्तों विक्रम संवत और शक संवत में अगर देखें तो आपको पता होगा कि उज्जैन के किसी शासक ने 57 ईसा पूर्व में शक राजा को पराजित किया था। और संभवतः उज्जैन का एक राजा धर्मपाल ने जो भूमि वर्मा था उन्हें शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और इसके बाद इतिहास में इसी उपाधि को धारण करने का प्रचलन सा बन गया था। और 14वें शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी तिथि से विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है।
तो विक्रम संवत का प्रारंभ देखिए दोस्तों तो आपको पता होगा 57 से माना जाता है, यानी ईसा पूर्व से। और इसी प्रकार देखिए दोस्तों तो विक्रम संवत का प्रारंभ के बाद देखिए तो शक संवत की अगर बात करें तो इसका प्रारंभ जो है कनिष्क के राज्यरोहण में 78 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा ये 78 ईसा पूर्व था, यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट। और ये था देखो एडी था, यानी ये बोलता है ईसा पूर्व के बाद के काल को बोलते हैं एडी। तो 78 इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो इसको 57 और 78 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। तो टोटल जो है 135 वर्षों का अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता एक अरबी शब्द है दोस्तों, इसका प्रारंभ करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। अगर देखें दोस्तों तो प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है इक्ता, और यह दिल्ली सल्तनत की इक्ता के तत्कालीन हिंदी फारसी ग्रंथों में जो है भावी सेना के शर्तों पर राजस्व हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया। और गौरी की विजय के बाद भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत हुई, परंतु यह माना जाता है कि इल्तुतमिश ने राज्यरोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत के राजतंत्र में आधारशिला के क्रम के रूप में इक्ता प्रथा स्थापित की थी, और उसने सुल्तान की लखनौती तक के क्षेत्र को इक्ता के रूप में विभाजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और एक और मध्य के राजाओं के नाम है, और दूसरी और उनके जो है विरचित्र ग्रंथ है, उनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमलित है? यानी कि 3 ये गलत है, इसमें एक सही सुमलित है, तो उसको बताना है। तो इसमें सही सुमलित है दोस्तों महेंद्र वर्मन जो है मत विलास प्रसन्न, याद रखिए महेंद्र वर्मन ने जो है इसकी रचना है मत विलास प्रसन्न, इनकी रचना थी। वहीं अगर बात करें दोस्तों कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में देखें तो अमुत्य, याद रखिएगा अमुक्त माल्यदम की रचना की थी, अमुक्त माल्यदम की रचना की थी, ये कृष्ण देव राय ने किया था। अगर वहीं से आगे बढ़ते हैं, अगर देखें दोस्तों तो इन्होंने संस्कृत में भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जाम्बवाती कल्याण, जो कृष्णदेव राय ने लिखा था। इसी प्रकार भोज ने, अगर भोजदेव की बात करें दोस्तों तो भोजदेव ने जो राम रागण सूत्रधार की रचना की थी, यानी सॉरी दोस्तों समरांगण सूत्रधार की रचना की थी। और रामेश्वर की अगर बात करें दोस्तों तो रामेश्वर ने मानसोलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम की अगर बात करें दोस्तों तो 17वीं शताब्दी में एक महान संत थे, और ये जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे, और ये भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम करते थे। और उनका जन्म देखें तो पुणे के जिले में अंतर्गत देहू नामक ग्राम में हुआ था। और तुकाराम के मुख से समय समय पर सहज रूप से निकलने वाली अभंगवाणी के अतिरिक्त अन्य कई इनकी रचनाएं नहीं है, यानी कि इनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग जो हैं आज भी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। तो शेरशाह सूरी की अगर मृत्यु को बात करें दोस्तों तो कलिंजर के किले के अभियान के दौरान हुआ था। ये पता होगा कि 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कलिंजर अभियान किया था, और इसी ये अभियान के दौरान इनके पता होगा कि तोप फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त यानी शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो ये हो जाएंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि फर्रुखसियर जो थे मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाहों के क्रम में देखते हैं कि 1713 ईस्वी में हिंदुस्तानी दल का उद्भव हुआ, और इसके नेता जो है अब्दुल्ला खां एवं हुसैन खां, जिसे अली खां भी कहते थे। तो याद रखिएगा अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिसे अली बंधु के नाम से जाना जाता था, और इनके सहयोग से ही देखें तो फर्रुखसियर जो था बादशाह बना था। और 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के समय में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सुरमन ने मुगल दरबार में भेजा गया, और फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें वह सारी सुविधाएं स्वीकार कर ली जो ब्रिटिश को 1691 ईस्वी में दी गई थी। जैसा कि ज्ञात है कि 1691 में शहिस्ता खान ने उत्तराधिकारी जो थे इब्राहिम खान ने एक फरमान के द्वारा अंग्रेजों से 3000 जो है वार्षिक के बदले चुंगी अदायगी से मुक्ति दे दी थी, और साथ ही इन सुविधाओं के विस्तार जो है गुजरात से लेकर के दक्कन तक कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, ये हो जाएगा दोस्तों लुई 14वें के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लुई 14वें के शासनकाल की अगर बात करें तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना के समय लुई 14वां के मंत्री जो थे कोलबर्ट के प्रयास से हुई थी, और यह जो था कंपनी इंडेस ओरिएंटलिस भी कहलाता है। तो याद रखिएगा यह कंपनी क्या कहलाता है दोस्तों कि इंडेस ओरिएंटलिस भी कहलाता है।
लुई 14वां, आपको पता होगा कि लुई 14वां और 15वां फिर 16वां और 16वां को ही फांसी पर चढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश फतह फहरा रखी थी? तो ये हो जाएंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि की वजह से इनका यहाँ पर देखें तो विजय हासिल हुआ था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेल्लेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता था। और यह देखिए दोस्तों, तो 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा, जिस समय नेपोलियन ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है जिहाद छेड़ रखा था, उसमें भारत में वेल्लेस्ली ने इसकी समस्या का समाधान पेश किया और इन्होंने 3 प्रकार के उपाय शुरू किए, जिसमें था युद्ध, और एक था सहायक संधि, और एक था कि कुछ जो अधीनस्थ राज्य के ब्रिटिश राज्य में मिला लेना। तो इस तरह से इन्होंने 3 चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर अपना वर्चस्व को बनाए रखा था। अगला प्रश्न दोस्तों की सूची 1 के दूसरी सूची 2 से मिलाइए और सम्मिलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। एक साइड है समाचार पत्र और एक साइड उसके संस्थापक हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो दैनिक आज के संपादक की बात करें तो कौन है दोस्तों? तो हो जाएंगे शिव प्रसाद गुप्ता। इसके बाद द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक जो हैं वो हो जाएंगे आपका मदन मोहन मालवीय। और द नेशनल हेराल्ड की बात करें तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, और द पायनियर के हो जाएंगे जॉर्ज एलेन। तो इस तरह से इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। द नेशनल हेराल्ड एक इसकी रचना है। तो संस्थापक इसके कौन थे समाचार पत्र के? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इस तरह से इसको मिलाएंगे तो पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएंगे दोस्तों, आपको याद रखिएगा केशव चंद्र सेन। पता है केशव चंद्र सेन ने 1857 में अगर देखें तो ब्रह्म समाज में प्रवेश किया था और देवेंद्र नाथ का मुख्य सहचर बन गया था। इसी देखें तो सेन ने जो सेन के अनुयायी थे और देवेंद्र नाथ के अनुयायियों के गुटों में देखें तो जाति प्रथा आदि सामाजिक सुधारों में अलग दृष्टिकोण थे, जिसके कारण दोनों बाद में बंटवारा हुआ था। और बाद में देखें तो जो मैरिज नेटिव एक्ट को पास करने में केशव चंद्र सेन की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों के अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये हो जाएगा दोस्तों आपका दादा भाई नेरोजी ने। याद रखिएगा 1806 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। और इन्हें अध्यक्षता के कारण देखें तो इनकी अध्यक्षता के लिए ही लंदन से इनको बुलाया गया था, क्योंकि गरम दल वालों का विरोध काफ़ी बढ़ गया था और गरम दल वालों के दबाव के कारण ही इस अधिवेशन में स्वराज तथा स्वदेश और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे 4 भारी प्रस्ताव पर पारित किए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो हो जाएगा दोस्तों, आपका ध्यान में रखिएगा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो निम्न राज्यों में से तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वो कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की अपेक्षा तेलंगाना जो तमिलनाडु है उसकी जो क्षेत्रफल कम है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक साइड हो जाएगा दर्रे और एक साइड हो जाएगा राज्य में स्थित, यानी कौन से जिले किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 सम्मिलित है और एक गलत है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर देखें तो शिवकिला जो है दोस्तों, ये ध्यान में रखने की चीज़ें हैं कि जो शिवकिला दर्रा जो होगी ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, न कि आपका जम्मू कश्मीर में है। तो याद रखिएगा शिवकिला कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। जबकि अगर बात करें दोस्तों तो बोमडीला आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है, और माना और नीतिदारा उत्तराखंड में है, और जेलेपला जो है वो सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, यानी कि लगभग में बताना है कि तट रेखा की लंबाई जो ऐसे है दिखता है, यानी कि तट रेखा जो इधर है दोस्तों ये कितनी है। तो आपको अगर देखेंगे दोस्तों तो तट रेखा की एक्चुअली की अगर लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7500 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि लगभग में पूछ रहा है तो याद रखिएगा 7500। और वैसे अगर देखेंगे दोस्तों तो 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का जो परिचालन है वो जुलाई 2005 से हैदराबाद में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है दामोदर घाटी अधिनियम 1948 के धारा 12 के तहत 1948 में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित
एक सेकेंड दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि तेलुगु गंगा, याद रखिएगा तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसमें कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इन परियोजनाओं से तमिलनाडु से लेकर के यानी तमिलनाडु के चेन्नई यानी मद्रास नगर को पेयजल प्रदान भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इसमें आपको पता होगा कि तेल शोधक कारखाना में अगर देखें दोस्तों तो हटिया, रांची का हटिया शहर में तेल शोधक कारखाना नहीं है। बाकी देखें तो कोयली तथा नून माटी और बेरोनी, ये सभी जगह में तेल शोधक कारखाने अवस्थित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो परिवारों के आकार को सीमित रखकर व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर के भारत सरकार ने 1952 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, जिसे व्यापक रूप से प्रारंभ किया गया था। इसकी अगर कहानी पढ़िएगा तो थोड़ा अजीब गरीब कहानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कितनी अरब जनसंख्या पहुंचने के पश्चात मनाया जाने लगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को और ये 5 अरब की जनसंख्या पहुंचने पर मनाया गया था। याद रखिएगा 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या जो थी, याद रखिएगा 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब जो है वो पार कर गई थी और 11 जुलाई 1987 को ही 5 अरबवें शिशु का जन्म जैसे यूगोस्लाविया में हुआ और 11 जुलाई 1987 से प्रतिवर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो भारतीय स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जबकि विचार की स्वतंत्रता तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता तथा आपको पता होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो गया, इन सभी समानताओं की बात कही गई है। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं भी जिक्र नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में पता होगा कि 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार कहा गया कि राज्य में 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनुवार शिक्षा व्यवस्था करेगी। और इसके तहत देखिए दोस्तों तीसरी अनुक्रम में देखें तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया और इसे 1 अप्रैल जो है 2010 से लागू किया गया है। यानी शिक्षा का अधिकार अब मानवाधिकार भी है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उल्लेखित वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं थे। अतः सूचना का अधिकार भी अगर देखें दोस्तों तो एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह दोनों अधिकार को, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, यानी कि जेबी वीटो कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में होगा ज्ञानी जेल सिंह। ये पता होगा कि 1986 की बात है और उसमें भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार यानी कि जिसको जेबी वीटो कहते हैं, इसका प्रयोग किया था। इसने उल्लेखित किया है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति नहीं देता है और न ही उसे पुनः विचार के लिए फिर से संसद को लौटाता है, तो इसे ही कहा जाता है दोस्तों, संवैधानिक रूप में शब्दावली में प्रयोग किया जाता है जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। और ये प्रयोग किए थे आपके ज्ञानी जेल सिंह ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है?
ये हो जाएगा दोस्तों। अगर देखें तो भारत के संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण है, तो उपयुक्त में से किसी का नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार से प्राप्त सभी राजस्व तथा उस सरकार के द्वारा राजहुडियाँ तथा निर्गमित करने तथा उस पर उधार के द्वारा अग्रिम तथा अर्थोपाय के द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों का प्रतिशोधन में उस सरकार के प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है और यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। और यह पर देखिए दोस्तों, संसद के नियंत्रणाधीन होने के कारण जो है इस पर संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गत नहीं की जा सकती जब तक उसमें संसद की अनुमति प्राप्त न हो जाए। इसीलिए देखिए तो यहाँ पर आपका जो संसद ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन रहता तो वही आंसर सही होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पंचायती राज्य को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तय किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता होगा कि इससे पहले भी पंचायती राज का जिक्र था, लेकिन ये संविधान का अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। तथापि इसमें अगर देखें तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ था दोस्तों के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और यह समिति ने 1957 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। उसी में कहा था कि पंचायतें जो है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए और इसी की सिफारिश के आधार पर आज भी लागू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नौकरशाही पर पुस्तक यानी नवीन निरंकुशता यानी कि न्यू डिस्पोटिज्म की रचना किसने की, तो इस पुस्तक की रचना अगर देखें दोस्तों तो लॉर्ड हेबर्ट ने किया था। याद रखिएगा, लॉर्ड हेबर्ट ने किया था और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1929 ईस्वी में किया गया था। 1929 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 1992 के शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में किसने सुशासन की परिभाषा तय की। तो याद रखिएगा कि वर्ष 1992 में शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन की परिभाषा तय की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है वो बताना है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि यह कार्यक्रम सिर्फ कौशल विकास के लिए था। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल एक, यानी कि 2018 में है आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस कार्य हेतु देश में देखें दोस्तों तो 28 राज्यों के 115 जिलों की पहचान की गई थी और इसमें राज्य इन कार्यक्रमों के प्रमुख विचार फलक थे और इसमें केंद्र की ओर से नीति आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। इसके अलावा कई मंत्रालय भी योजना के क्रियान्वयन में योगदान दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नवीन लोक प्रशासन शब्द किसने दिया। तो नवीन लोक प्रशासन शब्द अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर हुड ने दिया है। तो याद रखिएगा नवीन लोक प्रशासन शब्द क्रिस्टोफर हुड ने दिया और इनकी शुरुआत देखें तो 1960 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 7वें दशक में कुछ युवा जो है विद्वानों ने लोक प्रशासन के मूल्यों और नैतिकता पर बल देना प्रारंभ किया और कहा जाने लगा कि कार्यकुशल तथा मितव्ययता ही समस्त लोक प्रशासन की लक्ष्य नहीं है, उसी मूल्य मुखी होना चाहिए तथा इस नवीन प्रकृति को ही नव लोक प्रशासन कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है अमेरिका ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय यानी वाई है तथा इसे CIGXM का क्रमशः अर्थ है कि उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और कुल निर्यात और कुल आयात। तो इसमें अगर बताना है कि इसमें से क्या सही होगा, तो खुली अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी इकोनॉमिक्स से प्रश्न है तो इसको थोड़ा देख के बना लीजिएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर अगर बात करें दोस्तों तो ध्यान में रखिएगा कि हिंदू वृद्धि दर अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय को ही हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को कहा जाता है दोस्तों, तो हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। ये अगर बात करें दोस्तों तो इसका देखें तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 ईस्वी में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 ईस्वी में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए राष्ट्रीय वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर के रूप में परिभाषित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि सतत विकास का आधार है।
तो सतत विकास की अगर बात करें दोस्तों तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसका आधार रखा गया है, क्योंकि सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ देखें तो 1962 में हुआ है और इसमें वैज्ञानिक जो है रेचेल कार्सन की पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 ईस्वी में जीव वैज्ञानिक पाल इरलिच की पुस्तक द पोल्यूशन बम से हुआ है। यानी इसका बुक का नाम था दोस्तों द पोल्यूशन बम और यहीं से हुआ है। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट यानी हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। और सतत विकास जो संसाधनों को उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी महत्व दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि जेम्स विल्सन ने। याद रखिएगा भारत में आकर के 24 जुलाई 1960 ईस्वी को सर जेम्स विल्सन के द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा ऐसा कर था जो कि चुनिंदा अमीरों तथा शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। यह आधुनिक समय में आयकर वृद्धि की आय पर लगाया जाने वाला कर जो है वार्षिक कर के रूप में ही देखा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसमें देखिए दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र में देखी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती है। यानी कि इसका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचार पत्रों के देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह का क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों उस समूह को कहा जाता है एशियन कहा जाता है। याद रखिएगा रीजनल जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये देखें तो RCEP जिसका फुल फॉर्म है आसियान देशों के जो देश हैं वो जो इसमें देखिए तो 6 देशों जो आते हैं आपका उसके जिसके साथ देखिए तो आसियान से पहले से ही FDA तथा मध्य प्रकाशित मुक्त व्यापार समझौता FTA तथा RCEP वार्ता का औपचारिक जो रूप में नवंबर 2012 में कंबोडिया में संपन्न आसियान शिखर सम्मेलन से शुरू किया गया है। तो इस तरह से थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 के बारे में क्या गलत है? यानी कि इसके बारे में कौन सा कथन जो है गलत है उसको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसमें पहले सही कथन को ध्यान में रखिए, गलत है वो तो पता चल जाएगा। पहला कथन देखिए दोस्तों तो इस जीबी को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। दूसरा में कहा दोस्तों कि इसका उपयोग ऋणों के लिए जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है। ये दोनों सही है और बाकी जो 2 नीचे वाले हैं वो गलत हो जाएंगे। यानी इनकी समय अवधि 9 वर्ष की रहेगी तथा ब्रांड का भुगतान नगद में अधिकतम 25,000 रुपये तक कर सकते हैं। तो 2 कथन जो है वो गलत हो जाएंगे, यानी कि तीसरा और चौथा कथन गलत है। याद रखिएगा दोस्तों इसको मैं बता दे रहा हूँ कि सॉवरेन गोल्ड जो बॉन्ड है इसका समय अवधि जो है ये 8 वर्ष का होगा। 9 वर्ष दिया है तो यहाँ गलत है। और साथ ही देखिए दोस्तों तो 5वें साल के पश्चात इसके अगर देखें तो बाहर निकलने का विकल्प रहेगा जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान के तिथियों पर किया जा सकता है। और ब्रांड का भुगतान जो है नगद में अधिकतम जो है ये 20,000 रुपये होगा, यानी 20,000 तक कर सकते हैं। और इसकी अधिकतम राशि डिमांड ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑपरेशन ट्वीट्स किस देश के द्वारा 2 बार प्रयोग किया गया? तो ये हो जाएंगे दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। ऑपरेशन ट्वीट्स एक मौद्रिक नीति का उपकरण है तो इसका प्रयोग जो है मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 2 बार 1961 में और एवं 2011 में किया गया। और दोनों ही मौके पर इसका उद्देश्य जो है दीर्घकालिक ब्याज दरों में कम करना और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को जो है प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना अगर देखिए बात करें तो ये हो जाएगा 1995 में की गई थी। तो ये सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की गई थी। और तब से देखिए तो WTO के संज्ञान में लगभग 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विवाद लाए जा चुके हैं और 350 से अधिक मामले इस पर निर्णय भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन हो जाएगा कि यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF
इसकी स्थापना अगर बात करें दोस्तों तो विश्व बैंक के साथ जो है जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1944 में, याद रखिएगा 1944 में की गई थी, परंतु इसकी सदस्य देशों की सदस्यता जो है 27 दिसंबर 1945 से, यानी कि इसकी 45 से प्रभावी हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना और केवल सदस्य देशों को उनके अंतर्राष्ट्रीय भंडार का पुनर्निर्माण करने तथा उनकी मुद्राओं को स्थिर रखने और आयात के लिए भुगतान जारी रखने तथा मजबूत आर्थिक विकास की स्थिति को बढ़ावा रखने हेतु ऋण प्रदान करता है तथा यह विकास बैंकों की तरफ विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुमेलित कीजिए, एक साइड दिया हुआ है आपका, उसको दूसरी साइड सूची को मिलाना है। जैसे प्लेग जो है दोस्तों, प्लेग क्या है इसके अंतर्गत मिलाना है, तो प्लेग अगर बात करें तो यहीं मिला देते हैं। जो होता है ये पीसुओं के काटने से फैलता है, याद रखिए जो है जो प्लेग है वो पीसुओं के काटने से फैलता है। वहीं पर फाइलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, सबको पता है। इसके बाद बेरी जो होता है दोस्तों, ये बात करें तो विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग होता है। और अगर बात करें तो टाइफाइड जो है आंतों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, प्लेग जो होता है पीसुओं को काटने से फैलता है, फाइलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, और टाइफाइड जो होता है आंतों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। याद रखिएगा पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी जो होती है संस्थान के कार्यों को संचालित करता है तथा यह मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी इत्यादि जैसे पोटेशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। और जो होता है फास्फोरस जो होता है हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। और लोहे की बात करें दोस्तों तो लोह तत्व की कमी से रक्तता यानी एनीमिया रोग होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सूची 1 को दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में दिए गए मदों से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो एक सही सूची में दिया गया है दोस्तों, उसको दूसरी सूची से मिला करके सही उत्तर को चुनना है। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखते हैं तो एड्रेलिन क्या होता है दोस्तों, तो एड्रेलिन होता है एक अगर तो क्रोध, भय और खतरा के रोकने वाला हार्मोन होता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों आपका एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों ये स्त्रियों में स्रावित होने वाला हार्मोन है। और इंसुलिन जो होता है दोस्तों, अगर इंसुलिन की बात करें दोस्तों तो ये ग्लूकोज में ये मिलती है। और जो फेरोमोन होता है ये अगर बात करें तो गंध के बोध से जो है वो साथी को आकर्षित करता है। याद रखिएगा गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, जिसको फेरोमोन कहते हैं। तो इस तरह से जो ग्रंथियां स्रावित होती है, हार्मोन जो स्रावित होती है उनकी एक सूची है। तो याद रखिएगा एड्रेनिन जो होती है क्या करता है दोस्तों, ये क्रोध, भय और खतरा से संबंधित है। और एस्ट्रोजन होता है स्त्रियों में स्रावित होती है। इंसुलिन जो होता है एक ग्लूकोज में। और फेरोमोन जो होता है गंध के बोध को साथी को आकर्षित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनकी वेगों का अनुपात होगा। तो अगर इसको मिलाइएगा दोस्तों, इसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे तो आप मिलाने के बाद 2:3 होगा। ये काफ़ी क्वेश्चन जो है दोस्तों बनाने वाला है, बनाइएगा तभी पता चल पाएगा। यहाँ पर प्रश्न करा है दोस्तों 60 नंबर की एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो इसमें अगर देखें दोस्तों तो कैलकुलेशन वाले फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है, तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 यूनिट खत्म होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से एक बताना है दोस्तों कि जो सही सुमेलित नहीं है उसको मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कॉपर जो होता है दोस्तों ये जो होता है जो इसके ऑक्साइड होते हैं उसको कहते हैं क्यूपराइट, न कि सीने बार कहा जाता है। तो याद रखिएगा सीने बार जो होता है दोस्तों जो मरकरी यानी जो पारा होती है उसके जो होते हैं अयस्क को सीने बार कहा जाता है। तो ये जो सीने बार है ये पारा के अयस्क को कहा जाता है। और कॉपर के अयस्क की अगर बात करें दोस्तों तो इसे कहा जाता है क्यूपराइट कहा जाता है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों एल्युमिनियम जो पता होगा कि जो है बॉक्साइट का अयस्क है। और जिंक जो है दोस्तों ये इसके जो है कैलामाइन जो अयस्क होता है। और आयरन की बात करें तो हेमेटाइट, याद रखिएगा हेमेटाइट जो है आयरन जो है ये लोहे के अयस्क होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटरी भाषा है।
तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा को बताना है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि फोर्ट्रेन। याद रखिएगा, फोर्ट्रेन जो होता है दोस्तों, ये अंग्रेजी के शब्दों जैसे फार्मूला ट्रांसलेशन जो होता है वह संक्षिप्त रूप है, तथा कंप्यूटर में इस उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भाषा का विकास जो है IBM कंपनी ने किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड आप लोग को निकालने आता होगा दोस्तों कि बाइनरी कोड को कैसे लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा, आपको पता होगा कि 2 2 से विभाजित करके बनाया जाता है। और इसमें अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले 7 को 2 से भागेंगे तो बचेगा, 2 बार में जाता है यानी 3 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इधर फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 बार इधर फिर इसको देखेंगे दोस्तों 2 से करेंगे तो फिर ये कितना जाएगा, तो 1 बार में जाएगा और लास्ट में इधर भी 1 आएगा। तो इस तरह से 3 हो जाते हैं। और फिर इसको करेंगे 1 बार से करेंगे दोस्तों तो 1 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 होते हैं। बाइनरी कोड आपका लिखना बहुत आसान है, आप कहीं देख करके इसको सीख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखने की बात है कि डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। याद रखिएगा कि OSI मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क के संचार के प्रणाली के आंतरिक क्रिया तथा कलापों को परिभाषित करने के लिए देखिए तो 7 परतों यानी 7 लेयर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे नवीनतम यानी लोवेस्ट परत जो होता है फिजिकल लेयर है, जिसके बाद डाटा लिंक लेयर तथा उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है। तथा इसे स्पष्ट है कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के मध्य जो है वो डाटा लिंक लेयर आती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि WIPO के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में भारत का पेटेंट कार्यालय का क्या स्थान है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा 7 है। याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO संपदा सेवाओं तथा संबंधित नीति, सूचना और सहयोग के लिए स्थापित एक वैश्विक मंच है, जिसमें भारत के पेमेंट जो है तो है दोस्तों यानी पेटेंट कार्यालय में 7वें स्थान पर है। तथा भारत में दायर पेमेंट जो पेटेंट आवेदकों में जैसे कि मैकेनिकल तथा केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन यानी संचार जैसे विषयों की संख्या इसमें अधिक होती है। आगे है प्रश्नों कि डग हर्ले और बॉब बेनकन कौन है। तो डग हर्ले और बॉब बेनकन कौन है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री है। तो डग हर्ले और बॉब बेनकन के हाल ही में देखें तो स्पेस एक्स के द्वारा निर्मित जो फाल्कन 9 रॉकेट के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मिसियस क्या है। मिसियस अगर देखिए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, एक उपग्रह होगा। तो मिसियस विश्व का प्रथम जो है क्वांटम संचार उपग्रह है, जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था तथा इसे उपग्रह की चीन ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि लौंग का तेल यानी कॉल्वेस ऑयल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि लौंग का तेल की अगर बात करें तो यूजेनॉल लेग, याद रखिएगा यूजेनॉल लेग जो होता है ये तेल का एक प्रमुख घटक होता है लौंग के तेल का। अगला प्रश्न दोस्तों कि विंटर डीजल के बारे में विचार करें। विंटर डीजल क्या है। तो यहाँ पर अगर देखना है दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विचार करने के बाद कौन सा सही होगा, वही चीज़ बताना है। तो विंटर डीजल अगर बात करें दोस्तों तो इसको सही अर्थ में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि यह 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर भी इसका उपयोग कर पाना संभव होता है। इसी में देखें दोस्तों तो हाल ही में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के द्वारा विंटर डीजल के उपयोग हेतु गुणवत्ता तथा आश्वासन तथा महानिदेशालय के अनुमोदन मांगा है। इसके बाद कह रहा है कि विंटर डीजल के जो चिपचिपाहटपन को कम करने के लिए इसमें एडिटिक्स का उपयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों तो सही कथन यहाँ पर तीनों सही कथन सही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि सभी कथन जो है और सही है। और विंटर डीजल एक विशेष प्रकार का ईंधन होता है दोस्तों, जिसे ठंड के मौसम में जमता नहीं है, जिसे ठंड के मौसम में भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। तो एक भू स्थिर उपग्रह जो जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से लगभग अगर बात करें दोस्तों तो 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। जो इस तरह कह सकते हैं कि भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल जो होता है वो 24 घंटे का होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि IREDA किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। तो IRDA अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। तो याद रखिएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण में मिनी रत्न कंपनी है जो IRDA है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे शाहरुख खान। तो शाहरुख खान जो है दोस्तों कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 56वें में संस्करण में वर्चुअल शामिल हुए थे और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक जो है दोस्तों ये लिखा गया है विक्रम सूद के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा द अल्टीमेट गोल जो है विक्रम सूद के द्वारा लिखी गई है तथा विक्रम सूद जो है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रिसर्च जो आपको पता होगा दोस्तों एंड एनालिसिस जिसको रो कहते हैं। तो याद रखिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस जिसको विंग जिसको रो कहा जाता है कि प्रमुख रूप से कार्य कर चुके हैं और इन्हें ही बनाया गया है और यही के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विक्रम सूद। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड यानी वेगा ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को वेगा के मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज यानी तो वेगा मेन ब्रांड का नया जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज। तो याद रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर जो है अगर देखें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा नाना शंकर सेठ। याद रखिएगा कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ रखा गया है तथा यह एक देखें तो शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्हीं के प्रयास से भारत में रेलवे का निर्माण शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त रूप से CART यानी क्राट अभ्यास जो है आयोजित किया गया। तो ये हो जाएगा अगर देखिए दोस्तों किया गया था USA के द्वारा। तो याद रखिएगा बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेना के बीच किया गया यह नौसैनिक अभ्यास है जिस इंडो पैसिफिक सत्र में उनकी साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया। तो तेलिया रुमाल के लिए अगर देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा तेलंगाना। तेलिया यानी तेलंगाना को GI टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल के अगर बात करें दोस्तों तो तेलिया जो रुमाल होता है कपास के कपड़ों पर जटिल हस्त निर्मित काम से बनाया जाता है और इसी चलते यह देखें तो पारंपरिक जो है हथकरघा प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है जिसके चलते प्रसिद्ध है तेलंगाना में, इसीलिए इसको GI टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। आगे बढ़ते दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सूर्योदय योजना रखा गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका याद रखिएगा कि गुजरात की दिनकर योजना का नाम बदल करके जो है वो किसान सूर्योदय योजना रखा गया है और इस जो है योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करना है। यानी कि जो राज्य के किसान होंगे उसे 16 घंटे तक बिजली आपूर्ति कराना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बनाया जा रहा है आपका कर्नाटक में। तो याद रखिए कर्नाटक में हुबली रेलवे को भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, याद रखिए हुबली मत समझिएगा हुबली मैं लिख दे रहा हूँ हुबली। तो हुबली रेलवे को भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि DRDO ने किस नाम से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल जो एरियल टारगेट मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखिए अभ्यास। याद रखिएगा अभ्यास मिसाइल को DRDO ने डबल अंडर स्लॉग बूस्टर का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया है तथा यह 5 किलोमीटर उड़ान की ऊंचाई और 0.5 मेक की गति से अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आपका HDFC बैंक। याद रखिएगा कि HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप ग्राहकों के किसी भी भौतिक हस्तक्षेप या बैंक शाखा में जाए बिना ही वस्तुओं के लिए ऋण की जो है प्रबंध करने की सक्षम बनाया गया है। यानी कि आपको कहीं जाए बिना ही ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि
ओकलाक द्वारा जारी ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत का क्या स्थान रहा। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि भारत का अगर स्थान अगर देखें तो 131वां स्थान रहा है डेटा मतलब जो नेटवर्क की स्पीड के मामले में। वहीं पहला स्थान अगर देखें दोस्तों तो दक्षिण कोरिया माना है। तो आपको पता होगा दक्षिण कोरिया में 5G स्पीड चलती है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका चीन जो है वो चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार राज्य के नए उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार राज्य के जो नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है रेणु सिंह और अवधेश किशोर प्रसाद। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि US ओपन 2020 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि आपको ध्यान में रखना होगा कि जो नवामी ओसाका है, आप काफ़ी नाम चर्चे में रहती है। नवामी ओसाका ने विक्टोरिया जो अजारेंका को हरा करके यह खिताब जीता है, जबकि सोफिया केनिन और ईगा स्वेरेन क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन खिताब जीतने में जो है वो सफल रही हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो नवामी ओसाका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की अगर बात करें दोस्तों तो ये 7 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। वहीं आपको पता होगा कि 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है तो विश्व महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर की बात करें तो 10 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि FAO के बारे में विचार करें, यानी FAO के बारे में विचार करना है और इसमें से बताना है कौन सा जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो FAO के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों जो है कथन वो सही हो जाएंगे। यानी कि FAO का पूर्ण रूप से अगर देखें तो एक खाद्य एवं कृषि संगठन है। इसके बाद देखें तो भारत FAO का सदस्य है और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। तो इस तरह से सही आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष एजेंसी है जो भूख समाप्त करने तथा पोषण में सुधार करने तथा खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है FAO। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या है। तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान की अगर बात करें तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है कथन इसमें सही होगा। तो गरिमा अभियान में कह रहा है दोस्तों कि यह एक गैर सरकारी संगठन है तथा यह हाथ से मैला ढोने वालों के लिए कार्य करती है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक गैर सरकारी संगठन है जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर हाथ से मैला ढोने वाले जनगणना में भागीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से इनको जनगणना में भागीदारी कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो है प्राथमिकता दिया गया है गरिमा अभियान के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में क्या सत्य है। तो वयोश्री योजना की बात करें दोस्तों तो इसमें अगर देखें तो सभी कथन जो सत्य हो जाएंगे, यानी कि 60 वर्ष से अधिक अक्षम लोगों को दी जाती है। यह योजना जो देखें तो 2017 में शुरू हुई थी और इसमें BPL कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन घनत्व वाला राज्य है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वाधिक वन घनत्व वाले राज्यों में देखें तो इसमें ऑप्शन के अनुसार मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम में वन घनत्व की अगर बात करें दोस्तों तो 85.41% है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कम नहीं है दोस्तों, आपका देखेंगे तो 79 यानी 79.63 यानी 69.63% है। 79.60% यानी 79.63%। वहीं मेघालय की अगर बात करें तो ये सब भी कम नहीं, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य हैं काफ़ी वन क्षेत्र पाए जाते हैं, इसमें है 76.33। और मणिपुर की बात करें तो 75.46 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है कि पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है। तो पूर्वी घाट से अगर देखें दोस्तों तो कोसी नदी नहीं बहती है। बाकी देखें दोस्तों तो महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी नदी, ये सभी जो हैं आपके जो है पूर्वी घाट से होकर बहती है। पूर्वी घाट से कोसी नदी नहीं बहती है। आपको पता होगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि जो है ये महत्वपूर्ण नदियां हैं और इस क्षेत्र में होकर ही बहती है पूर्वी क्षेत्र से। अगला प्रश्न दोस्तों कि काला पंडा यानी कि रेड पंडा के बारे में क्या सत्य है। तो काला पंडा आपको पता होगा दोस्तों कि इसके बारे में क्या सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाल पंडा को भारत में कानूनी संरक्षण प्राप्त है। और इसके बाद देखिए दोस्तों तो इसमें एक सही ये हो जाएगा कि यह जो एलोरुलुस
फुलगेस प्रजाति का जानवर है, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि दूसरा में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यह कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पशु है। तो याद रखिएगा लांड पंडा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पशु नहीं है, यह सिक्किम का राजकीय पशु है। जो सिक्किम है दोस्तों, आपको देखेंगे सिक्किम जो ऊपरी छोर में है आपका, तो सिक्किम में जो नेपाल से अरे भूटान से लगा हुआ है, तो जो सिक्किम है यहाँ पर अगर देखिए तो का राजकीय पशु है आपका लाल पंडा। और पता होगा दोस्तों बिहार जो है कोसी, यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा था आपका कोसी, ये बिहार का शौक भी कहा जाता है कोसी नदी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यूरोपीय संघ की वार्षिक जलवायु वार्ता 2019 कहाँ संपन्न हुई। तो हो जाएगा दोस्तों कि यूरोपीय संघ की वार्षिक जलवायु वार्ता 2019 जो है दोस्तों स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न हुई थी। तो याद रखिएगा कहाँ, स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड थी वहीं पर संपन्न हुई थी। और यूरोपीय संघ ने ग्रीन डील की घोषणा की गई थी। इस जो संपन्न में इस योजना में कहा गया था, यानी कि सम्मेलन में ग्रीन डील की घोषणा भी की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे, यानी प्रथम बार अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नर बहादुर थापा। याद रखिएगा कि नर बहादुर थापा जो है अशोक चक्र प्राप्त करता थे। और अगर पता करें दोस्तों तो अशोक चक्र की स्थापना हुआ था 1952 में हुई थी। और पहली बार देखिए तो यह सम्मान जो है नर बहादुर थापा जो विचित्र सिंह और सुहास विश्वास को संयुक्त रूप से मिला था, यानी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया था। याद रखिएगा जो आपको जो थापा जी हैं यानी नर बहादुर थापा और वचितचर सिंह एक नाम थे वचितचर सिंह, और एक ठो सुहास जो विश्वास सुभाष विश्वास यानी सुहास, ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है। तो सबसे अधिक अभी वर्तमान में अगर देखें दोस्तों तो सर्वाधिक आबादी वाला शहर जो होता है जापान का एक शहर है दोस्तों, चीन का एक शहर है दोस्तों संघाई जो शहर है दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला अभी वर्तमान में शहर है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए अभी संघाई को आप याद रखिएगा। और अगर ऐसे देखिए दोस्तों तो संघाई नहीं है तो इसमें फिर आपका नाम आ जाएगा दिल्ली का। तो अगर ऐसे संघाई रहेगा तब संघाई ही मारिएगा, क्योंकि चीन के 2-3 शहरों के बाद ही दिल्ली का नाम आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2019 क्रिकेट विश्व कप मैन ऑफ द सीरीज कौन थे। तो हो जाएगा दोस्तों केन विलियम्स। याद रखिएगा केन विलियमसन जो है दोस्तों 2019 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो है न्यूजीलैंड के कप्तान को मिला था, जिसे आप जानते होंगे केन विलियमसन को मिला था। और इसमें रोहित शर्मा को देखें तो गोल्डन वेट और मिचेल स्टार्क को गोल्डन बॉल और बेन स्ट्रोक को विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भागवती समिति का संबंध किससे है। तो भगवती अगर समिति की बात करें दोस्तों तो भगवती समिति का अगर संबंध अगर देखना है तो इसका हो जाएगा बेरोजगारी से है। तो याद रखिएगा भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। वहीं अगर बात करें दोस्तों प्रत्यक्ष कर जो है इसके लिए जो समिति थी वो था बाचू समिति। याद रखिएगा क्या नाम था, बांचू समिति। वहीं अगर देखिए दोस्तों जनसंख्या नीति एक है आपका दिख रहा है सी में जनसंख्या नीति, तो जनसंख्या नीति के लिए समिति स्वामीनाथन समिति जो 1994 में आई थी। इसके बाद देखिए तो कृषि से संबंधित आपको पता होगा भानु प्रताप सिंह समिति जो है वो कृषि से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ। तो ब्रिक्स में अभी 5 देश शामिल हैं दोस्तों, यानी कि ब्रिक्स नाम ही है, इसमें BRICS, यानी ब्रिक्स से हो जाएगा बी से ब्राज़ील, आर से हो जाएगा आपका रूस और सी से हो जाएगा आपका चीन, आई से हो जाएगा इंडिया और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो सबसे बाद में शामिल होने वाला देश जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम जो था दोस्तों ये सिर्फ तक क्या था तो ब्रिक था, BRIC ब्रिक था। अभी देखें तो यस हो गया यानी ब्रिक्स हो गया है, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल होने के बाद। अगला प्रश्न दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर के अगर देखें तो उपराज्यपाल के रूप में अभी जो है मनोज सिन्हा हैं। याद रखिएगा अभी मनोज सिन्हा हैं, क्योंकि आपको पता होगा गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल बने थे और गिरीश चंद्र मुर्मू ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों तो ये मनोज सिन्हा को इस पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उरुग्वे की मुद्रा क्या है। उरुग्वे की मुद्रा को बताना है कि क्या है, तो ये आपको पता होगा कि उरुग्वे जो है दक्षिणी अमेरिकी देश है और यहाँ की मुद्रा जो है आपको होगा पेसो है, यानी उरुग्वे की मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा पैसे। लास्ट प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सी रचना जो है सलमान रुश्दी की नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों सलमान रुश्दी की रचना नहीं है तो ये हो जाएगा 2 लाइफ्स। याद रखिएगा 2 लाइफ्स जो है
ये सलमान रुश्दी की रचना नहीं है, बल्कि टू लाइफ जो है ये विक्रम सेठ की रचना है। ये किसकी रचना है दोस्तों? तो विक्रम सेठ की रचना है। बाकी जो है दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हैं कि फ्यूरी हो गया तथा गोल्डन हाउस हो गया तथा मिडनाइट चिल्ड्रेन हो गया, ये सभी जो है आपके सलमान रुश्दी की रचना है। ये आपका छठा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया दोस्तों, सातवां भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। इस तरह से आपका टोटल जो है 10 प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 आज कंप्लीट हुआ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ये भी कंप्लीट होगा बहुत जल्द। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 10,000 दोस्तों व्यू और मैं 1,000 आप लोग को लाइक का टारगेट देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।